दिस इज नितेश दुबे, यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की वीडियो है एक द्विमीय अप्रत्यास्थ संघट कक्षा 11वीं फिजिक्स से रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक द्विमीय अप्रत्यास्थ संघट जानने के पहले हमें संघट के बारे में मालूम होना चाहिए। संघट क्या होता क्या है? तो संघट का मतलब होता है टकराना, किन्हीं भी दो पिंडों का आपस में टकराना। जब दो पिंड टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में भी हानि होती है और उनका वेग भी बदलता है। तो यही बात की पुष्टि करना है हमें कि एक द्विमीय अप्रत्यास्थ संघट में संवेग परिवर्तन तथा उनकी गतिज ऊर्जा में हानि। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना दो पिंड जिनके वेग u1 व u2 तथा उनके द्रव्यमान m1 व m2 है। संघट के बाद दोनों पिंड एक समान गति करते हैं तथा उनका वेग v हो जाता है। देखिए, माना दो पिंड जिनके वेग क्या है u1 u2 तथा उनके द्रव्यमान m1 m2 है। संघट के बाद दोनों पिंडों की गति एक समान हो जाती है तथा उनका वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार देखिए, कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में संवेग भी बताया और संवेग संरक्षण का नियम भी बताए। जिन लोगों ने जाके नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का कुल रैखिक संवेग संरक्षित होता है। संवेग संरक्षण के नियमों के अनुसार संघट के पूर्व का संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग। देखिए, हमने क्या कहा? संघट के पूर्व का संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग। संघट के पूर्व का संवेग क्या होगा? पहला पिंड तथा उसका वेग धन दूसरा पिंड और उसका वेग बराबर क्या हो जाएगा? संघट के बाद का पहला पिंड का द्रव्यमान धन दूसरे पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 ब्रैकेट बराबर m1 प्लस m2 इंटू v को यही रहने दीजिए, बाकी पूरा इस साइड ले आइए। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? v बराबर m1 प्लस m2 अपॉन m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। क्लियर है? चलिए देखिए, अब u2 अगर हम मान ले दूसरा पिंड क्या है? स्थिर है, तो क्या होगा? दूसरा पिंड का वेग क्या है? u2 है, तो u2 बराबर 0। जब u2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? v बराबर m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया v की वैल्यू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई v की वैल्यू। क्यों? क्योंकि u2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि दूसरा पिंड क्या है? स्थिर है। चलिए समीकरण नंबर 1 ये हमें मिल गया v का मान। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है कि संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा का मान
संघट की बाद की गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, या संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होता है। इसे बताने के पहले हमें बताना पड़ेगा कि संघट के बाद का वेग का मान संघट के पूर्व के वेग से क्या होता है, कम होता है। मतलब v का मान संघट के बाद का वेग का मान संघट के पूर्व के वेग से क्या होता है, कम होता है। यहां लिखेंगे अर्थात संघट के पूर्व का वेग संघट के बाद के वेग से अधिक होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहां पे हमें सिद्ध करना है कि संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघट की पहले की गतिज ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। यहां लिखेंगे हमें सिद्ध करना है संघट के बाद की गतिज ऊर्जा संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होती है। ठीक है ना? हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होता है। अर्थात अब देखिए, संघट ये बताने के लिए हमें दोनों संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा और संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान निकालना पड़ेगा। तो संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, और संघट के बाद गतिज ऊर्जा K2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 M1 प्लस M2 इंटू V का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए देखिए, समीकरण नंबर आपका 2, समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है ना? अब यहां समीकरण 2 का भाग समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 2 का भाग समीकरण 3 में देने पर तो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 नहीं, K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं हम दोनों का, K1 का K2 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 M1 प्लस M2 इंटू V का स्क्वायर, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा, K2 अपॉन K1 बराबर M1 प्लस M2 अपॉन M1 या V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब देखिए, V का मान हमने समीकरण 1 में निकाल लेते हैं, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। समीकरण 2 से V का मान इस समीकरण में रखने पर, यदि हम समीकरण 4 दे दें तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 में V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 अपॉन M1 ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 1/2
पूरे का स्क्वायर 1/u1 का स्क्वायर। क्लियर है सर। अब देखिए K2/K1 बराबर क्या बचेगा, M1 प्लस M2/M1 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 का स्क्वायर, U1 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा, M1 प्लस M2/M1 और M1/M1 प्लस M2 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, K2/K1 या M1/M1 प्लस M2, यही मान मिलेगा हमें। M1 प्लस M2/M1 और M1/M1 प्लस, ये इसका व्युत्क्रम उल्टा है, तो ये दोनों इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा K2/K1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं K2 इज लेस देन K1, अर्थात उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है या सिद्ध होता है कि संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा का मान संघट के बाद की गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, या संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होता है। K2 इज लेस देन K1, मतलब K1 का मान K2 से अधिक है। हमने K1 क्या माना था, संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा, और K2 क्या माना था, संघट के बाद की गतिज ऊर्जा। यह है आपका एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा का व्यंजक, या एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में संवेग का व्यंजक। क्या किया हमने, क्या बताया हमने, सबसे पहले हमने दोनों पिंडों का संघट के पूर्व का संवेग और संघट के बाद का संवेग बताया। माना दो पिंड जिनके वेग U1 U2 तथा द्रव्यमान M1 M2 है, तथा संघट के बाद दोनों पिंड एक समान गति करते हैं और उनका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संघट के पूर्व का संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग। संघट के पूर्व का संवेग क्या होगा, एक पिंड उसका वेग का गुणनफल, दूसरा पिंड उसके वेग का गुणनफल, M1 U1 प्लस M2 U2। और संघट के बाद का संवेग क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू V, M1 प्लस U1 प्लस M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 V। V की वैल्यू निकाल लेंगे हम, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। हमें मालूम है यदि हम मान ले कि दूसरा पिंड स्थिर है, पहला पिंड बस गतिमान है, तब U2 बराबर 0, तो U2 बराबर 0 रख दोगे इस समीकरण में, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तब क्या होगा, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये होगा हमारा पहला समीकरण, जिसमें हमें V का मान मालूम चलेगा। हम लिख सकते हैं कि संघट के बाद का वेग संघट के पूर्व का वेग से क्या होगा, कम होगा, अर्थात संघट के पूर्व का वेग संघट के बाद के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा का मान संघट के बाद की गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होता है। हमने यहां लिखा है, हमें सिद्ध करना है संघट के बाद की गतिज ऊर्जा संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है, अर्थात संघट के बाद पूर्व की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K1 बराबर 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, और संघट के बाद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K2 बराबर 1/2 M1 U1 M1 प्लस M2 इंटू V2 का स्क्वायर। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि संघट के बाद की गतिज ऊर्जा का मान कम होगा और संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एक पिंड स्थिर है दूसरा पिंड गतिमान है तो उसका वेग ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। लेकिन जब संघट हो जाएगा तो दोनों की जो गतिज ऊर्जा है
पहले पिंड की गतिज ऊर्जा का 6 उससे टकराने में प्लस उसके जो ध्वनि निकलेगी टक्कर में उसमें, और उसके बाद उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें उसकी कुछ गतिज ऊर्जा क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए संघटन के बाद की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए K1 का मान मिल गया, K2 का मान मिल गया। अब देखिए समीकरण 2 हमारा ये समीकरण 3 है, समीकरण 2 का भाग समीकरण 3 में दे दीजिए। K2 अपॉन K1, K2 का मान रख दीजिए 1/2 M1 प्लस M2 V का स्क्वायर और 1/2 M1 U1 का स्क्वायर। K2 अपॉन K1 M1 प्लस M2 अपॉन M V को अलग कर लीजिए U1 का स्क्वायर। चलिए V का मान हम इस समीकरण से उठा के इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1 बराबर M1 प्लस M2 अपॉन M1 और M1 U1 का स्क्वायर प्लस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन U1 का स्क्वायर। U1 को उस साइड अलग कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा M1 प्लस M2 अपॉन M1 और M1 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। U1 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे M1 से M1, M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ये घात से ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2, अर्थात K2 का मान कम होगा K1 की अपेक्षा। हम यहां लिख सकते हैं अर्थात संघटन के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा संघटन के पूर्व की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, संघटन के बाद की गतिज ऊर्जा का मान संघटन के पहले की गतिज ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। अगर इस डेरिवेशन को समझने में कोई दिक्कत आती है या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक्स बताएंगे और आपको किन किन टॉपिक्स के वीडियो आपको देखना चाहते हैं आप हमें बताइए, हम उन टॉपिक्स के और अच्छे तरीके से और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।